हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग थोड़ा की प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 2023 का 2-3 का कट ऑफ है 91.65 और मेरा वो थर्ड अटेम्प्ट था। एंड हम पेपर वन में 91 122.57 एंड पेपर टू में 100.4, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मान के लिए तो 33 नंबर हम कट ऑफ से अधिक लाए थे। मतलब कि हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई मतलब कि स्टक हो जाता है और मैं कट ऑफ से 33 नंबर 33 एबव नंबर एबव ला रहा हूँ कट ऑफ से। चलिए उसके बारे में सब की प्रिंसिपल है जो उसको फॉलो करना नेसेसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे लेट्स टॉक अबाउट सम की प्रिंसिपल। और अगर वो आपके प्रिंसिपल अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो दैट थिंग्स विल बी इंश्योर दैट कि रिजल्ट विल स्पोक देमसेल्फ, अपने खुद से वो रिजल्ट बताएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले सम हाई टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कट ऑफ डिसाइडेड करता है। पहले कि पोस्ट जब आपका हाई हाई नंबर होगा, जब 122 123 आप सिक्योर करिएगा, तो इट मीन्स कि आप जब आंसर की अपना खुद से मिलाइएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना कट ऑफ ला रहा हूँ। तो आप पोस्ट प्रीलिम्स जो है आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। एंजाइटी पोस्ट प्रीलिम खत्म हो जाएगा। आप इंश्योर हो जाएगा कि लेट्स प्रिपेयर फॉर मेंस। और फिर वो मेंस आपका प्रिपेयर इफेक्टिव जो कि वो मंथ मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मंथ लगता है। 1 मंथ होता है कि आपका रिजल्ट पब्लिश होने में। उसके पहले कि आपको रिजल्ट पब्लिश होने से पहले जो कट ऑफ 80-85 के लमसम में होता है, ये वो कट ऑफ का इंतजार करता है कि कट ऑफ क्या होगा। हाँ, मेरा प्रीलिम्स में नाम लिस्टेड होगा कि नहीं होगा। उसके एंजाइटी में वो अपना 1 मंथ लॉस कर जाता है। लेकिन आपका जब कट ऑफ से आप इतना अधिक नंबर लाए रहेंगे तो आपका एंजाइटी पहले से ब्रेक डाउन हो गया रहता है और कम्प्लीटली आप फोकस अपना मेंस की तरफ शिफ्ट कर दिए रहते हैं। तो मेंस की तरफ शिफ्ट होने के बाद आप इसका मतलब कि आप और सब इंडिविजुअल से आप अपना प्रिपरेशन एक मंथ, मतलब कि मेंस का प्रिपरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप उसको रिवाइज और प्लस सिस्टमेटिक ढंग से आपको कोडिंग उसका करना स्टार्ट कर देते हैं मेंस का अपने प्रिपरेशन से 1 मंथ पहले। अपने रिजल्ट आने के 1 मंथ पहले, जैसे प्रीलिम्स दे के आए, 1-2 दिन रेस्ट करके अपना जो आंसर की मैच किए और उसके बाद फिर अपना मेंस में आप तुरंत लग गए, क्योंकि आप इंश्योर होते हैं कि मेरा मेंस इस बार मैंने मेंस में इस बार अपेयर होने वाला हूँ, मैं मेंस में अपेयर होने वाला हूँ। उसका वो आप परफेक्ट आपका माइंडसेट आपका बिल्ट रहता है। ये होता है कि आप कट ऑफ से अगर अधिक नंबर लाते हैं तो वो इंश्योरिटी आपके अंदर खुद में वो बिल्ट हो जाता है और वो आपको हार्मोनल चेंज, बॉडी में हार्मोनल चेंज स्टार्ट हो जाता है। तो आप फुल मेंस फोकस्ड हो जाते हैं। ये होता है अधिक नंबर लाने से। और वो एक अधिक नंबर कैसे लाएंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि मैंने 122 कैसे लाया और फिर मैं उसको कैसे बिल्ड किया। क्योंकि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। वाजिब सा बात है कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। मैं पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कट ऑफ पेपर वन का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में पेपर वन का कट ऑफ क्लियर किया तो सेकंड पेपर टू का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था, मतलब कि क्वालिफाई नंबर नहीं ला पाया था। फिर अचानक से पेपर थ्री में थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या किया ऐसा स्ट्रेटजी वो जो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था, उससे मैं कट ऑफ से 33 नंबर एभव ला के बैठा हुआ हूँ। और पेपर टू में जो 66 ने ला पा रहा था वो मैं 104 ला के पाया हूँ। सबका स्ट्रेटजी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इसमें। तो लेट मी इंश्योर यू कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने इस प्रीलिम्स को आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो फिर सब उसके बाद प्रीलिम्स जो है वो नॉट ए नॉलेज, वो केवल नॉलेज नहीं है, वो उसके साथ आपको बहुत सारा एलिमिनेशन टेक्निक लगाना पड़ता है। लेकिन आप केवल बिना नॉलेज के आप एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज ही नहीं कर सकते। प्रीलिम्स जो है वो गेम ऑफ नॉलेज का है, लेकिन बट आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी लगता है। और फिर आप केवल एलिमिनेशन टेक्निक, आपके पास नॉलेज नहीं है और एलिमिनेशन टेक्निक आप सीख लिए हो और आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूट्यूब में देख के मास्टर कर लिए हो, तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपका वो नॉलेज ही फुल नहीं है। तो
इसलिए प्रीलिम्स फर्स्ट फॉर थिंग ये कि वो नॉलेज बेस्ड है। पहले नॉलेज बिल्ड होगा, उसके बाद वो आप आके प्रोसेस के साथ आओगे। जैसे कि आपको एलिमिनेशन के साथ चल गए हो तो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, इसलिए शॉर्टकट है वो कि वो चलो मैं ये सब देख लिया और इससे मैं एलिमिनेट लगा के मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल इन एग्जाम हॉल टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारा एंजाइटी होता है कि आपको पहले से आप उस तरह का अपने सब्जेक्ट स्टैटिक्स पे मास्टर्स नहीं किए होते, तो आप स्टिक हो जाते हो अधिक से अधिक अपना नॉलेज एलिमिनेशन सब कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज भी यूज करते हो तो आप उसमें 80 85 80 90 में स्टिक हो जाते हो। 80 90 में स्टिक मतलब कि आपके पास 1 मंथ का लॉस, क्योंकि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पहले ये एंजाइटी में आप रहते हो, इसके लिए आप 1 मंथ का लॉस करते हो। और इंटेलिजेंट गेसिंग ये सब मिला के आप 80 90 लगाते हो। और आप जब अगर मान के ले भी आते हो 80 90, तो आप अपने में गुड फैक्टर महसूस करते हो कि मैंने बिना प्रॉपर नॉलेज के अभी मैंने अपना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके मैं इतना नंबर ले आ रहा हूँ। तो इससे आपका स्टैटिक्स पढ़ने में मन ही नहीं लगता, और वो स्टैटिक्स आप बुल्ड ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ रहना चाहिए। और उसके बाद अगर हम नॉलेज का बात करें, इसी बात नॉलेज का बात करें तो वो 100% जब आप नॉलेज आप गेन कर लिए होगे, पूरा अपना सारा स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिए होगे, तो आप 100% हो। और वो 100% आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके 100% नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप उसका आंसर अपना ड्रास्टिकली बढ़ा सकते हो, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकता है। और वो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर आपके पास जब 100% नॉलेज है तो एलिमिनेशन टेक्निक आपका बस वो सिली मिस्टेक है ना, उसको कट ऑफ करने के लिए यूज होता है। कि सिली मिस्टेक आप कुछ कुछ कर रहे हो या किए हो तो उसको उसको वो भरपाई हो जाता है वो एलिमिनेशन टेक्निक के यूज करने के बाद, जब आपके पास 100% नॉलेज। इसलिए नॉलेज इज मोर इसेंशियल फॉर एलिमिनेशन टेक्निक से अधिक जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। और स्टैटिक्स इज ऑलवेज क्वीन और रॉक, समझो स्टैटिक्स आर ऑलवेज रॉक बिल्डर है। एक स्टैटिक्स आपका कंप्लीट है तो वो आपका रॉक बिल्डर है, इसमें नो डाउट कि आपका स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिए होगे तो आप रॉक बिल्डिंग अपने आप में आप किंग होगे, क्योंकि उस आपको पता है ना कि मैंने सारा स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है और मुझे कैसा क्वेश्चन आएगा, और एलिमिनेशन टेक्निक भी मेरे पास है थोड़ा, तो वो एलिमिनेशन टेक्निक आप वो स्टैटिक्स में कहीं मिसमैच कर रहे होगे तो वो ओवर बिल्ड करने में वो काम आएगा। तो स्टैटिक्स जो है अगर हम क्वेश्चन को वेरीफाई करें कि स्टैटिक्स में तो 2024 में कितना क्वेश्चन आया था, तो अप्रोक्सीमेटली वो 56 आया था। 56 क्वेश्चन स्टैटिक्स स्टैंडर्ड बुक से ही आ रहा है, वो केवल स्टैटिक्स आप कंप्लीट कर लियोगे तो आप 56 क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने बुक में स्टैटिक्स में कंप्लीट किया है। इसलिए स्टैटिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर अगर आप उसमें ड्यूरेबल क्वेश्चन का बात करो तो वो 56 में 54 आप ड्यूरेबल है, मतलब 54 में 56 आप अटेम्प्ट कर रहे हो। 54 में 56 आप अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब 50 क्वेश्चन तो आप यहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर 54 में आपको फिर भी गलत हो के 50 क्वेश्चन भी सही होता है, तो 50 क्वेश्चन भी सही होता है तो आप 100 मार्क्स आप ऐसे यहीं पर ला रहे हो। स्टैटिक्स से ही अपना 100 मार्क, मतलब कि कट ऑफ आपका। और कभी भी कितना भी इजी पेपर भी होगा तो यूपीएससी का कट ऑफ 95 से अधिक नहीं जाने वाला। 95 से कट ऑफ अधिक नहीं जाने वाला। अगर हार्ड पेपर हुआ तो 70 75 80 85 हो जाता है, लेकिन 95। और आप यहाँ स्टैटिक्स कंप्लीट करके ही आप 100 नंबर आप क्रॉस कर रहे हो। 100 नंबर आप स्टैटिक्स से ही कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन क्या होता है स्टैटिक के साथ आपको पीवाईक्यू के भी स्टेज ये बताता है यूपीएससी में कि क्या स्टैटिक के साथ कंप्लीट करते करते साथ में पीवाईक्यू को भी साथ में लेकर चलना होता है। जो पीवाईक्यू आपको वो हेल्प करता है कि वो स्टैटिक्स को कितना और कहाँ तक पढ़ना होता है, वो पीवाईक्यू ये बताता है। उसके लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट करंट अफेयर्स के पीछे पड़ा होता है कि मैं सर हम करंट अफेयर्स का एक मटेरियल नहीं, कभी विजन 365 कर रहा है, कभी मंथली मैगजीन कर रहा है, कभी राउज का कर रहा है, कभी विजन का कर रहा है। मतलब तरह तरह का मटेरियल, तरह तरह का मैगजीन्स, कोई न्यूज़पेपर कंप्लीट कर रहा है, न्यूज़पेपर भी कंप्लीट करना है, मंथली मैगजीन भी कंप्लीट करना है। और फिर पास साथ ही साथ
365 भी कंप्लीट करना है, मतलब कि एक करंट अफेयर्स के लिए 365 मंथली मैगजीन, और उसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे कि केवल करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे। मतलब कि एक करंट अफेयर्स के लिए आप 5 से 6 मटेरियल फॉलो कर रहे हो जो नन को रिलीवेंट ही नहीं है। उसके बारे में आगे बात करेंगे क्यों रिलीवेंट नहीं है। और फिर अगर हम, और उसमें आपको आप अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक कर रहे हो, एलिमिनेशन टेक्निक केवल एलिमिनेशन टेक्निक कर रहे हो। आप देख लिया कि 5 से 10 तक भी एनसीईआरटी में किसी 100 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, तो आप 6 से 8 जो इरिलीवेंट है 5 से 10 तक का एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर उसके लिए उसका इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करूं यूपीएससी के एग्जाम में, ये तो इरिलीवेंट है ना। इतना आप एनसी अगर और स्टैंडर्ड बुक्स जो क्वालिफाइड बुक्स है वो बुक कंप्लीट करेंगे तो उससे अधिक आप 1 और 2 के कारण आप 6 से 10 तक का सारा बुक हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पॉलिटी सबका आप कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर वो तो इररिलेवेंट है, वो नो यूज है, उसका कोई यूज ही नहीं है। और फिर आप रैंडम बुक उठा ले रहे हो, रैंडम रिसोर्सेज और कोचिंग का मटेरियल उठा ले रहे हो कि कोचिंग का मटेरियल शॉर्ट नोट्स उठा लेते हैं, उससे मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा। ये सब रैंडम। यूपीएससी इज नॉट ए रैंडम। यूपीएससी इज वेल प्लान प्लस वेल प्रिपेयर्ड। नॉलेज को अप्लाई करने से उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है, नॉट रैंडम रिसोर्सेज को किसी भी चल रहा है जो मार्केट में उठा लिया और उससे हम अपना तैयारी करें। दिस इज नॉट वर्क। कभी ये वर्क नहीं करने वाला। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको कितना को इग्नोर करते हो। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट का बात करें तो आदमी स्टूडेंट पहले स्ट्रीम इसी सब्जेक्ट में स्टक हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, और फिर पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद इसका इसका दूसरा बुक भी देखेंगे, उसका पीवाईक्यू भी देखेंगे, इसका टेस्ट भी देंगे। अरे यार, इसमें आप मास्टर कर लिए हो तो अब इसमें टेस्ट पीवाईक्यू सारा कुछ एक साथ देने का क्या जरूरत है। मतलब कि इतना कोई ह्यूज टाइम इसमें स्पेंड करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सोर्स को मल्टीप्लाई करने का। अब ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हो 11-12 का, और उसके बाद आप बोलोगे कि इसमें हम किसी कोचिंग मटेरियल का बुक कंप्लीट करेंगे, और उसका रिसोर्सेज को प्लस करते जा रहे हो, रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11-12 और बेसिक्स अपना कंप्लीट कर लो, तो आप बोलोगे कि आप श्री राम आईएएस का पढ़ेंगे या फिर विवेक सिंह का पढ़ेंगे। सारा मटेरियल का स्पेक्ट्रम में आप एनसीईआरटी पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आप बोल रहे हो कि किसी और मटेरियल को ऐड करेंगे, तो मल्टीपल रिसोर्सेज करने का क्या ही फायदा। कोई फायदा है ही नहीं। अब इसके बाद रिसोर्सेज को मल्टीपल करने के बाद प्लस आप उसको बोलोगे अब उसका करंट अफेयर्स भी देखना है। करंट अफेयर्स मतलब कि आपके पास एक तो टाइम उतना ही कम कम रहता है, प्लस उसमें आप मल्टीपल रिसोर्सेज के प्लस बात करंट अफेयर्स को ऐड करना कितना ड्रास्टिकली आपका टाइम को टाइम को वो से टाइम को सेक्रेट कर रहा है, और आपके पास कितना कम टाइम बच रहा है कि आप उस एक इतना सारे मटेरियल इतना इसमें ही अपना 90% टाइम आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो। 90% टाइम आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो इतना सा बस इसमें और जो सब्जेक्ट आप इग्नोर कर रहे हो, क्यों। जैसे साइंस एंड टेक हुआ, इसका ना आप बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो ना स्टैटिक्स कंप्लीट कर रहे हो, बस सोच रहे हो करंट अफेयर्स के रिलाई में, करंट अफेयर्स पर रिलाई हो जाएंगे। इन्वायरमेंट का भी आप ना बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो और ना स्टैटिक्स कंप्लीट कर रहे हो, और ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें भी करंट अफेयर्स पे रिलाई हो जा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनसीएन में डबल एंड आर्टेड कल्चर, इसको तो फुल इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें, और ये जल्दी समझ में आएगा नहीं। इसके लिए आपको कितना सारा मैं अपना दोस्त को देखा हूँ कि वो मेडिवल तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मेडिवल अभी तक वो पढ़ता ही नहीं है। मतलब मेडिवल से एक क्वेश्चन होने वाला है, क्या पढ़ूंगा। एक क्वेश्चन ही नहीं, उससे कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाता है। एंशियंट मिडेबल से मिला के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आ जाता है, और आदमी इसको इग्नोर करता है। इंटरनेशनल रिलेशन का बात करो तो उसका ना स्टेटिक्स कंप्लीट करता है, और उसमें भी करंट अफेयर्स पे वो नहीं रिलाई हो जाता है। कॉन्सेप्ट ये सब इस विषय में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होता ही नहीं है, और स्टैटिक्स कंप्लीट करता है, ना स्टैटिक्स कंप्लीट करता है, ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करता है अपने सब्जेक्ट के पीछे, और इसमें इसको ये फुल इग्नोर कर देता है, इसी में सब लगा हुआ रहता है। जबकि अगर इसको फुल इग्नोर करने के बाद ये
इससे कितना का लॉस है वो आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप पॉलिटी है कितना का लॉस है वो देखिए यहाँ पे। अगर आप पॉलिटी को अगर कंप्लीट करते हैं उससे 20 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 15, इकोनॉमिक्स से 12, मॉडर्न हिस्ट्री से 3। इस बार 2024 का बात कर रहे हैं, इसमें 2024 का बात कर रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री से, और टोटल मिला के इसका लमसम ले तो 50 है गया। और आप करंट अफेयर्स का तो मल्टीपल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, इसमें आप कम से कम इस बार 7 क्वेश्चन आया था, और 50+7, 50+1 57 नंबर हो गया। मतलब कि आप 90% जिसमें टाइम दे रहे हो वो आपका मात्र 50% का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहा है 90% टाइम देने के बाद। अगर आप और फिर जो साइंस एंड टेक हुआ है, साइंस टेक हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर हुआ, इसमें से अगर इसका इसका टोटल 43 क्वेश्चन, मतलब 43-45, मतलब कि 50 क्वेश्चन जो आप 50 क्वेश्चन में 100% अपना 90% टाइम दे रहे हो, इसमें 10% टाइम दे रहे हो, क्यों? यह आप इग्नोर कर रहे हो, फुल इग्नोर कर रहे हो, इसलिए आप स्टक हो जाते हो कहीं पर, स्टक हो जाते हो कि आपके पास इतना नंबर ही नहीं आता है कि आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ता है कि कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। इसका रीजन ये, जबकि ये इक्वल टाइम मांगता है। अगर आप इसको 50, अगर इसको आप 50% दे रहे हो तो इसको भी आपको 50% देना है, क्योंकि इक्वल नंबर, इक्वल वेटेज, आपको इक्वल वेटेज दे रहा है दोनों। अब दोनों को 50%, 50-50% टाइम देना चाहिए। अगर आप इसको 2 महीना दे रहे हो तो इसको भी इतना ही इज्जत से इसको भी 2 महीना ही मांगता है, जो आप नहीं देते हो, जो देना चाहिए। अगर उसके बाद और फिर सब मिथ्स है, कि सब मिथ्स ये है मुझे मुझे बस कट ऑफ क्लियर करना है, मुझे बस कट ऑफ क्लियर करना है, 91 लाना है। अरे यार 91, वो 91 नंबर कौन लाता है? जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है उस कट ऑफ में, जो कि 91 है, आप वहीं ला रहे हो। आप सोच रहे हो, टारगेट ले रहे हो कि हमको 91 का कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपका कैसे क्लियर होगा? अब 91 से आप 90 लेते आए, 91 से आप 90 लेते आए तो आप खत्म, खत्म हो गया ना। आप लास्ट कैंडिडेट का टारगेट लेते हो कि हमको 91 लाना है, जबकि आपको कट ऑफ, अगर जब आपका स्टेटिक्स कंप्लीट होगा तो 91 ने वो 105, 120, 125 इस तरह आएगा। आप अपने स्टेटिक्स पे वर्क ही नहीं करते। प्रीलिम 2020 का कट ऑफ था 25, और प्रीलिम 2024 का कट ऑफ है 91। और सब मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को टारगेट करता है कि हमको बस इतना ही कट ऑफ क्लियर करना है। अरे यार ये अगर 10,000 स्टूडेंट का अगर 10,000 स्टूडेंट का अगर प्रीलिम्स में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो 10,000 मतलब कि सबसे लार्ज जिसका जिसका नंबर 10,000 में है वो लड़का का कट ऑफ डिसाइड हो रहा है इतना, आप उसी को टारगेट कर रहे हो, तो कहाँ से हुआ? अगर आप इससे एक नंबर ही मिस होते हो, 90 लेते आते हो, आप कट ऑफ से बाहर हो। लेकिन जो गलत स्ट्रेटजी है, आपको अपर लेवल टारगेट करना चाहिए कि हमको 125, 130 लाना है। तो वो वो आपका स्टैटिक्स बिल्ड करने से ही होगा। इसीलिए स्टैटिक्स पे आपको फॉलो करना, अपना स्टैटिक्स पे आपको कमांड फॉलो करना होगा। और फिर प्रीलिम्स इज बेटर देन अदर्स। प्रीलिम्स जो है ना वो दूसरों से बेटर करने का है। मतलब कि प्रीलिम्स ये नहीं कि हम आपको सबसे पीछे पायदान पे आप अपने आप को देख रहे हैं। प्रीलिम्स जो है दूसरे नॉलेज बेस्ड एग्जाम है, वो दूसरे से बेटर करने, दूसरे से जितना आप बेटर कीजिएगा वो अपना उतना आपका एंजाइटी और सिक्योरेसी फील होगा। तो फिर बेटर करने के लिए यही एक सेक्रेट, और इसको क्लियर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नो शॉर्टकट यूज फॉर क्लियरिंग प्रीलिम, कि हम एलिमिनेशन टेक्निक सीख लेंगे, हम ये सीख लेंगे, वो सीख आप हार्ड वर्क करोगे, नहीं बोलोगे हम स्मार्ट वर्क से अपना 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 एग्जाम क्लियर कर देंगे। नहीं, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट दैट, कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे। हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट दैट कि स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे। फर्स्ट यू बिल्ड हार्ड वर्क, देन फर्स्ट यू डन विद हार्ड वर्क, देन यू बिल्ड योर स्मार्ट वर्क। तो इसके लिए आपको पहले स्टैटिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा, स्टैटिक के साथ साथ पीवाईक्यू कंप्लीट करना पड़ेगा। पीवाईक्यू में मास्टर करते ही आपको स्टैटिक्स बिल्ड अप, स्टैटिक्स कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यू में मास्टर कर लीजिए। मास्टर्स के बाद उसका सोचता है कि सब टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट से आपको नॉलेज बिल्ड होगा। टेस्ट से नॉलेज नहीं, टेस्ट जो है वो ना, टेस्ट नॉट ए नॉलेज गेम।
नॉलेज गेम तो आपका पीवाईक्यू है, नॉलेज गेम तो आपका स्टैटिक्स है, न कि टेस्ट है जो जो कोचिंग टेस्ट प्रोवाइड करता है, उससे आप नॉलेज बिल्ड नहीं कर सकते। वो है कि आपको वो एक सिचुएशन पर देता है वहाँ पर कि आप कैसे अपने 2 आवर के टाइम में अपना 100 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के सॉल्व 100 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस टेस्टिंग, वो टेस्ट इज टेस्टिंग फॉर योर सेल्फ है, वो खुद को टेस्ट करने का एक जरिया है कि आप स्टेटिक्स कंप्लीट किए हो, आप ईवाईक्यू कंप्लीट किए हो, आप इस दोनों को कैसे अप्लाई कर सकते हो टेस्ट में, इस दोनों को कैसे अप्लाई कर सकते हो टेस्ट इज नॉट अबाउट कि आप इससे अपना नोट्स बना रहे हो, अपना नॉलेज गेन कर रहे हो। नहीं, टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, अपना टाइम का रिवाइज कैसे कर रहे हो, टाइम को कैसे अपना सही टाइम पे आप 2 आवर में पूरा 100 लेंदी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो। बस यही है टेस्ट, टेस्ट जो है बस इतना ही है। और बस लास्ट थिंग ये है कि आप सबके साथ जो सब कर रहे हैं आप उसके साथ आप भेड़ चाल में चल रहे हो, भेड़ चाल में चलना बंद करो, सिप पाथ में चलना बंद करो, फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी। पहले स्टैटिक से आओ, फिर आप पीवाईक्यू में आओ, फिर आप टेस्ट में आओ, और फिर वो जो जितना रिस्पेक्ट मांगता है उसको उतना रिस्पेक्ट दो। अगर वो 50% क्वेश्चन अगर वहां से आ रहा है तो आप उसको 50% क्वेश्चन वहां से आप कवर करो, क्योंकि दोनों बराबर, दोनों आप 7 नंबर के लिए आप 5 तरह का मैगजीन कवर कर रहे हो, दैट इज नॉट राइट वे। सो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।